नमस्कार दर्शकों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और कुशल हैं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अलाइनर्स और ब्रेसेस के बीच में चुनाव कैसे करेंगे। दांत सीधे करवाना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। अक्सर लोगों में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि दांत को सीधे कराने का मतलब है हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं, हम स्माइल की बात कर रहे हैं, और इसीलिए वो ब्रेसेस या अलाइनर्स की इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते। दांत सीधे कराना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेंटल ट्रीटमेंट है। इसको कॉस्मेटिक आउटकम जो होता है, इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द मेन ट्रीटमेंट। ये गलतफहमी है कि तार सीधे से तारों के प्रयोग से दांत सीधे इसलिए कराने हैं कि हमको एक अच्छी स्माइल दिखाई दे, उसका कॉस्मेटिक बेनिफिट हो। जबकि ब्रेसेस का जो ट्रीटमेंट है वो बाइट करेक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बच्चे जो मुंह से सांस लेते हैं, या जिनकी आर्च नैरो हो जाती है, या जिनको टंग थ्रस्टिंग की प्रॉब्लम है, या जो थंब सकिंग करते हैं, या जिनकी बाइट बहुत ज़्यादा गहरी है, या उनको कोई स्केलेटल डिफॉर्मिटी है जिसकी वजह से मैक्सिला और मैंडिबल जो ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा है, इसकी ग्रोथ में फ़र्क आ रहा है। इन सब चीज़ों के करेक्शन के लिए हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, यानी ब्रेसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले तो इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दें, और यही गलतफहमी बहुत सारी मेडिकल कंपनीज के साथ है, बहुत सारी इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ है, बहुत सारी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, जो कि अपने स्टाफ का, अपने क्लाइंट्स का, या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति का ऑर्थो ट्रीटमेंट का क्लेम इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो इसको एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट मानते हैं। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कई बार तो करेक्टिव होता है, जिसमें कि अगर प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए किया जा रहा है, और कई बार ये प्रिवेंटिव होता है, यानी कि वो प्रॉब्लम पैदा ही ना हो या बहुत ही इनिशियल स्टेजेस में उसको हम ठीक कर सकें। इसके लिए भी हम ब्रेसिस का चुनाव कर सकते हैं। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स के अंदर ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ब्रेसिस को ही ऑर्थो के अंदर कवर किया जाता है, जबकि इसके अलावा बहुत सारी अप्लायंसेस होती हैं, मशीन्स होती हैं, जिनको कि कस्टमाइज्ड रूप से पेशेंट्स के लिए बनाया जाता है, जिससे कि उनकी हैबिट ब्रेकिंग हो सके, या उनको जो प्रॉब्लम डेवलप होने वाली है उसमें उनको सुधार हो सके। और इसकी महत्वता को मैं जितना आपको समझाने की कोशिश करूं, उतना ही कम है। कई बार तो एक्स्ट्रा ओरल अप्लायंसेस जैसे कि चिन कप्स भी देने पड़ते हैं, ताकि जो आगे की ठोड़ी है, इसकी डिसबैलेंस ग्रोथ जो है, इसको रोका जा सके। क्रॉस बाइट की कंडीशन में, जिसमें कि जो ऊपर के दांत और नीचे के दांत है, ऊपर के दांत थोड़ा आगे की तरफ होते हैं और नीचे के दांत थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं, परंतु अगर बचपन में ही इसका सुझाव नहीं दिया गया या ये करेक्शन मिस हो जाएगा, तो जो नीचे के दांत है वो आगे आ जाएंगे और ऊपर के दांत अंदर लॉक हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो मैक्सिला है, यानी ऊपर वाली जो हड्डी है, इसको ये नीचे वाला जबड़ा उगने नहीं देगा, और ये थोड़ी बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से आपने कार्टून्स में देखा होगा, चुड़ैलों की जो ठोड़ी होती है वो काफ़ी लंबी बनाई जाती है, माने उसको हम अगली मानते हैं, उसको हम एक डिफॉर्मिटी के रूप में देखते हैं। ना केवल ये कि अगर हम दांतों को टेढ़े मेढ़े ही छोड़ दें या उनकी जो करेक्शन है उसको ना करें, तो आने वाले समय में पेशेंट्स को डेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि प्लाक का बनना, कैलकुलस का बनना, पेरियोडोंटाइटिस का हो जाना, कैविटीज़ का हो जाना, रूट कैनाल ट्रीटमेंट्स करवाने पड़ेंगे, क्राउन लगानी पड़ेंगे, ऐसे बहुत सारी एंसिलरी ट्रीटमेंट्स जो है वो करवाने पड़ते हैं। जबकि अगर बचपन में ही किसी अच्छे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को अगर उन्होंने ले लिया होता, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल, अब यहाँ पर जो चर्चा का विषय है वो ये है कि हमें ब्रेसेस करवानी चाहिए या हमें अलाइनर्स की ओर मुड़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि जो ब्रेसेस होते हैं वो दांतों पर ब्रैकेट और तार की असेंबली को कहते हैं। दांत के ऊपर ब्रैकेट्स होते हैं जो कि अलग अलग मटेरियल के बने हुए होते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं, सिरेमिक के भी हो सकते हैं,
और इनकी टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है। मेटल ब्रेसेस होते हैं, सिरेमिक ब्रेसेस होते हैं, सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस होते हैं, लिंगुअल ब्रेसेस होते हैं। तो ये दांतों के ऊपर चिपक जाते हैं और इनके ऊपर जो तार लगाए जाते हैं उनको लगातार बदला जाता है, उनकी मोटाई बदली जाती है ताकि दांत पे दबाव बना के उनको सीधा किया जा सके। इस दौरान कई जगह पे हमें स्प्रिंग्स भी यूज़ करने पड़ते हैं, कभी इलास्टिक्स भी यूज़ करनी पड़ती हैं, कभी बाइट रेज यूज़ करना पड़ता है, जो कि ट्रीटमेंट के दौरान आने वाली कॉम्प्लिकेशंस के दौरान किया जाता है। अलाइनर्स उसकी तुलना में एक ज़्यादा एडवांस्ड प्रोसीजर है, जिसमें कि पेशेंट की स्कैनिंग करके उसके मॉडल को कंप्यूटर में बिल्ड करके जो उसकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से एक ट्रीटमेंट शेड्यूल बनाया जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट धीरे धीरे करके जो है वो ट्रेज अपनी हर 15 दिन पे बदलता रहता है और दांतों की मूवमेंट आती चली जाती है और डिजायर्ड ट्रीटमेंट आउटकम हमें कुछ समय के बाद देखने को मिलता है। तो फिर इतनी डिबेट क्यों है? डिबेट इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग बिना समझे या तो अलाइनर्स के लिए ऑप्ट कर जाते हैं या ब्रेसेस के लिए ऑप्ट कर जाते हैं। तो आज मैं इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पर क्या चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए और क्या एक ही चीज़ से सारी चीज़ें सॉल्व हो भी सकती हैं या नहीं। देखिए, ब्रेसेस तो बहुत ही पुराना ट्रीटमेंट है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है और मेटल के ब्रेसेस लगभग लगभग सभी केस में अच्छा काम करते हैं क्योंकि वो टफ होते हैं और दांतों के ऊपर फोर्सेस अच्छी लगाते हैं। परंतु प्रॉब्लम इनके साथ ये होती है कि एक तो हर महीने जाओ और जाके अपने दांत पे जो प्रेशर बन रहा है वो लगातार उसको एडजस्ट कराओ, सबसे पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जब ब्रैकेट लग जाते हैं तो ये गाल में लगते हैं, चुभते हैं, क्योंकि उठा हुआ सरफेस है ना, तो उठने की वजह से बार बार चुभते हैं, तो शुरू शुरू में छाले बनते हैं, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है और पेशेंट बार बार इस बात की कंप्लेन करता है कि दर्द बहुत हो रहा है, छाला हो रहा है, कुछ खाया नहीं जा रहा। तो एक डिस्कम्फर्ट का जो फैक्टर है वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने में आता है। ये चाहे सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस हों, चाहे मेटल ब्रेसेस हों, चाहे सिरेमिक ब्रेसेस हों, सभी में लगभग लगभग यही प्रॉब्लम देखने में आती है। सिरेमिक में थोड़ी सी कम, क्योंकि वो थोड़े पॉलिश सरफेसेस होते हैं, पर आमतौर पे जो छाले वाली प्रॉब्लम है ये तकरीबन सभी जगह देखने में आती है। इसके अलावा आप डायरेक्टली कुछ खा नहीं सकते क्योंकि ब्रैकेट्स लगवाए हुए हैं, तो डॉक्टर्स आपको सीधे सीधे बोलते हैं कि भाई बाइट नहीं करना, सामने से कोई भी फ्रूट खाना है, कोई भी हार्ड सब्सटेंसेस खाना है तो उसको पतला पतला करके छोटे छोटे टुकड़ों में खाना है ताकि वो फंसे ना। स्टिकी खाना नहीं खा सकते क्योंकि वो ब्रैकेट्स में चिपक जाएगा। फिर वहाँ पे प्लाक की प्रॉब्लम आती है, मैंने ब्रैकेट्स के चारों तरफ खाना जमने लगता है, फिर वहाँ इन्फेक्शन बनता है और धीरे धीरे करके मसूड़ों में स्वेलिंग आती रहती है। अब मसूड़ों के अंदर बार बार आप ऑलरेडी प्रेशर लगा रहे हैं क्योंकि दांतों का मूवमेंट हो रहा है और बार बार हम अपने पेशेंट्स को समझाते हैं कि भैया मुंह साफ रखो, मुंह साफ रखो, लेकिन बच्चे तो बच्चे ठहरे, कुछ ना कुछ खाना तो है ही उनको और सफाई का ध्यान वो रख नहीं पाते। तो इन कारणों की वजह से जो प्लाक है वो वहाँ इकट्ठा होता है और फिर हम उसके लिए ऑर्थो ब्रशेज, वाटर फ्लॉसर, इस प्रकार की चीज़ों को हम रिकमेंड करते हैं ताकि वहाँ पे साफ सफाई हमारी बनी रहे। इसके अलावा कई लोगों को कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से प्रॉब्लम होती है कि भाई जो हमारे मेटल के ब्रेसेस हैं देखने में अच्छे नहीं लगते, तो पीयर प्रेशर रहता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बचपन में न जाके एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स की एज पर आया है, जहाँ पर उसका जो काम है वो लोग देखते हैं, मीडिया पर्सनैलिटी है, योगा ट्रेनर है, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं, तो ऐसे लोगों के केस के अंदर मेटल ब्रैकेट जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो जाते हैं क्योंकि वो हम दिखा नहीं सकते। जब भी कभी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स चलते हैं तो हम हैवी फिजिकल एक्सरसाइजेस को अवॉइड करते हैं क्योंकि ऐसी जगहों पे वेट जो है आप दांतों पे ट्रांसफ़र करते हैं जो कि ऑलरेडी मूव कर रहे होते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से जो मेटल की जो इंडिकेशंस हैं वो लिमिटेड है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लगभग लगभग सभी ऑर्थो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो ब्रैकेट्स के थ्रू रिजॉल्व की जा सकती हैं, लेकिन साथ के साथ और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये प्रॉफिट वर्सेस लॉस का हमें एक एनालिसिस करना होता है जो कि ड्यूरिंग द ड्यूरेशन हम समझ सकते हैं। एक और प्रॉब्लम जो आती है वो है बोन रिजॉर्प्शन की। कई जगहों पर अगर एक्सेस आपका प्रेशर लग गया ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के दौरान, अगर ऑर्थोडोंटिस्ट ने ध्यान नहीं रखा, तो जो हमारी एल्व्यूलर बोन होती है जिसके अंदर दांतों के सॉकेट फिट होते हैं वो वहाँ से गल जाती है।
और ऐसी कंडीशन में फिर दांतों में हल्की सी मोबिलिटी की शिकायत भी रिकॉर्ड की जा सकती है। तो ये मेटल ब्रैकेट्स के जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ये दोनों मैंने आपको इन जनरल डिस्कस करके बताया कि आपको एक आइडिया लग जाए कि ब्रेसेस में हमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो अलाइनर्स होते हैं ये प्लास्टिक की ट्रेज होती हैं, काफ़ी हार्ड ट्रेज होती हैं और इनकी भी अलग अलग क्वालिटी आती है। इसीलिए जो अलाइनर का खर्चा आता है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए से लेके 3 साढ़े 3 लाख रुपए तक चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी ट्रेज लग रही हैं और कौन सी क्वालिटी की ट्रेज लग रही है। क्योंकि जैसे हर चीज़ में प्रोडक्ट्स आते हैं, ऐसे इस टेक्नोलॉजी में भी अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। आप प्री और पोस्ट का एक अंदाज़ा भी देख सकते हो, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड इसकी प्रोग्रामिंग होती है, तो ये आपको दिखा देता है कि इस तरीके से आप आए थे और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऐसे 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 करके मूवमेंट आएगी और बाद में जाके हम आपको ऐसा बना के देंगे। तो जो इसका स्पेसिफिकेशन है वो बहुत माइन्यूट होता है, क्योंकि ब्रेसेस में तो हर महीने जो डॉक्टर हैं वो खुद ही एडजस्ट करेंगे तारों को, बट इसमें कंप्लायंस का ऐसा कोई इशू नहीं होता। आपको एक नंबर ऑफ ट्रेज दे दी जाती है जिनको कि आपको खुद ही हर 15 दिन पे बार बार बदलना होता है। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो डेफिनेटली आप अपने क्लिनिक को विजिट कर सकते हैं। जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट हैं उनको आप कॉन्फिडेंस में लेके उनसे राय मशवरा ले सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। क्योंकि ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है इसलिए बिल्कुल भी पता नहीं लगते, क्योंकि दूर से देखने में कोई भी नहीं बता सकता कि आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट चल रहा है। और ऐसा जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली जो मीडिया पर्सन्स हैं या वो लोग जो लुक्स के लिए बहुत कॉन्शियस हैं बट एट द सेम टाइम ट्रीटमेंट भी कराना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कामयाब है। बच्चों के लिए ये कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि ये 24 में से कम 20 से 22 घंटे पहनना होता है। अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, आपने रिटेनर निकाला या उसको निकाल के आपने कहीं रख के भूल गए या गिरा दिया या तोड़ दिया, तो वो सब प्रॉब्लम जो होती है वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए बच्चों के केस में ब्रेसेस इज स्लाइटली बेटर ऑप्शन। या अगर समझदार बच्चा है, थोड़ा बड़ा बच्चा है, मैनेज कर सकता है, तो फिर एक बार आप रिटेनर अलाइनर्स के लिए शिफ्ट हो सकते हैं, बट अंडर सुपरविजन। कहाँ पे ट्रे पहननी है, कैसे पहननी है, क्योंकि इनिशियली बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, बहुत हल्ला करते हैं कि ये दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आ रही है। कई बार तो बच्चों को फीवर भी हो जाता है कि स्ट्रेस की वजह से कि भाई कैसे लग रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो अलाइनर्स एक बहुत ही कंफर्टेबल ऑप्शन है, बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन है। हर महीने आने का चक्कर नहीं पड़ता उसके अंदर, और देखने में भी वो इनविजिबल है। पर कॉस्ट एक ऐसा फैक्टर है जो कि कई पेशेंट्स को जो है वो पीछे कर देता है। एक तो प्राइमरी रीज़न ये है कि वो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स का एनालिसिस समझ नहीं पाते, ना तो डॉक्टर्स और स्टाफ के पास इतना टाइम होता है कि हम बैठ के समझाएं कि लेफ़्ट और राइट में क्या फ़र्क है। और दूसरा ये कि इंडिया बीइंग अ प्राइस सेंसिटिव कंट्री, हर आदमी यही चाहता है कि जो है कम से कम पैसों में मेरा काम हो जाए। लेकिन दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब तीसरा सवाल ये होता है कि क्या अलाइनर्स का जो ट्रीटमेंट है इससे हर प्रकार की ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। अधिकांश जगहों पे अलाइनर्स से हम सॉल्व कर सकते हैं। अलाइनर्स का मतलब ही अलाइनमेंट है। तो जहाँ पर माइनर क्राउडिंग के इश्यूज हैं, हल्का फुल्का बाइट एक्सपेंशन चाहिए, थोड़ा मोड़ा रोटेशन चाहिए, वहाँ पे अलाइनर्स आपका काम करें। लेकिन अगर बहुत सीवियर आपका मैल अक्लूजन है, मैंने दांतों का टेढ़ा मेढ़ा बहुत ज़्यादा है, क्लास 3 का केस है, या सीवियर रोटेशंस का केस है, या बीच में इम्प्लांट्स डले हुए हैं, ऐसी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हाथ में अगर आती है, तो फिर उस केस में जो आपके डॉक्टर हैं और जो आपके ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो मिलकर डिसाइड करेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या आपको देना चाहिए, ताकि उनका रिजल्ट भी कंप्लीट हो जाए और आपको पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस भी ना देखनी पड़े। रिटेनर जो होते हैं वो हर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के कंप्लीशन के बाद बहुत ही एसेंशियल स्टेप है। मैंने कई पेशेंट्स देखे हैं जो बोलते हैं कि हमारे डॉक्टर ने तो हमें रिटेनर्स के बारे में बताया ही नहीं है, क्योंकि रिलैप्स के बाद जब वो किसी से सुनकर आते हैं या पेशेंट्स के साथ हम इन जनरल डिस्कशन करते हैं तो ये मालूम चलता है कि मैंने तो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट लिया हुआ है, बट हम कोई रिटेनर ही नहीं देखते वहाँ पे। तो वो एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए वाइल गोइंग फॉर एनी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। अलाइनर्स के अंदर भी ट्रांसपेरेंट रिटेनर्स आते हैं,
और ब्रेसेस के बाद भी भिन्न भिन्न प्रकार के रिटेनर ऑप्शंस होते हैं जो कि कंसिडर किए जा सकते हैं। सारी बातों की बात यह है कि फर्स्ट पॉइंट ये कि ऑर्थोडोंटिक करेक्शन एक कॉस्मेटिक करेक्शन नहीं है, ये एक फंक्शनल करेक्शन है जिससे कि आपकी बाइट में सुधार हो सकता है, आपके बोलने में सुधार हो सकता है, आपके खाने पीने में सुधार हो सकता है और प्रिवेंटिव भी है, माने आपकी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स इससे पहले कि वो आए उनको फंडामेंटल लेवल पे ही करेक्शन किया जा सकता है। ब्रेसेस और अलाइनर्स में से क्या चूज करना है, इसके बारे में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको दे ही दी है। कॉस्ट वेरी कर जाती है क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेस से डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है। जितनी ज़्यादा ट्रेस बनेंगी, जितनी अच्छी ट्रेस बनेंगी, उतनी कॉस्ट ऊपर या नीचे हो जाएगी। और एक बार आपको जब एक पूरा ट्रीटमेंट एस्टिमेट सामने आ जाए तो आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछिए कि अगर लमसम पेमेंट कर दें तो क्या कुछ डिस्काउंट मिल सकता है। तो आमतौर पे कंपनीज थोड़ा बहुत डिस्काउंट लमसम पेमेंट पे कर देती हैं, तो वो आपको पास ऑन किया जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैंने जानकारी दी होगी। अलाइनर्स और ब्रेसेस दोनों ही बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, लेकिन एक डॉक्टर का साथ में खड़े होना ड्यूरिंग द एंटायर ट्रीटमेंट ये बहुत ही ज़रूरी है। आजकल बहुत सारी कंपनीज ऐसी आ गई हैं जो डायरेक्ट कस्टमर तक जाके एज अ कॉमोडिटी ट्रीटमेंट्स को सेल कर रही हैं, बट हम उनकी कॉम्प्लिकेशंस को देखते हैं, समझते हैं। इसीलिए आप लोगों को ये सजेशन भी है कि इस प्रकार का आप भ्रामक विज्ञापनों में ना आइए, अच्छी जगह इलाज कराइए, भरोसेमंद जगह पे इलाज कराइए, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करें, आपका ध्यान रखें, क्योंकि अल्टीमेटली पैसे से बहुत ज़्यादा कीमती आप हैं। तो आपका ध्यान रखने वाला जो हो वहाँ ट्रीटमेंट कराइए, चाहे कुछ भी कॉस्ट लगे उसको मत देखिए। एट द एंड ऑफ द डे ट्रीटमेंट अच्छा हो, सही हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो मिलेंगे जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए शुभकामनाएं।